It is a tube of very narrow bore, uniform area of cross section throughout. Okay, open at both ends. ऐसी ट्यूब जो बहुत नैरो है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, दोनों तरफ से खुली है, उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ओके, जब ऐसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो या तो लिक्विड का लेवल उसमें राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है। एक केस में राइज और फॉल दोनों में से कुछ भी नहीं होता। आपको 3 मैंने फिनोमेना बताया, चाहे डीसी फोर्स और कोएसिव फोर्स का मुकाबला चलता है कि लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, या मेनिस्कस कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, तो कौन डिसाइड करता है? फोर्सेज ऑफ एडिशन एंड फोर्सेज ऑफ कोहेजन, कोएसिव फोर्सेज और डीसी फोर्सेज। जब कोएसिव और डीसी फोर्सेज बराबर होते हैं तो जो मेनिस्कस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ओके, और ऐसे ही कैपिलरी ट्यूब को अगर ऐसे लिक्विड में आप पिक करते हैं तो लिक्विड ना राइज करता है ना फॉल करता है, उसमें एंगल ऑफ कंडक्ट 90 डिग्री होता है। ओके, लेकिन अगर फोर्स ऑफ कोहेजन वीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, फोर्स ऑफ कोहेजन इज वीक एज कम्पेयर टू द डीसी फोर्सेज, तो उसमें मेनिस्कस कनकेव हो जाता है। और फिर अगर कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिक्विड में डिप किया जाए तो लेवल उसका राइज कर जाता है अगेंस्ट द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो ना वो ग्रेविटी के लॉ मानता है और ना वो लिक्विड के जो लॉज है कि लिक्विड शुड फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, वो भी फेल हो जाता है। ओके, लेकिन जिस केस में कोएसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मर्करी और ग्लास है, मर्करी और ग्लास के केस में कोएसिव फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन द डीसी फोर्सेज, तो उसमें जो मेनिस्कस है वो कन्वेक्स होता है, बल्जिंग आउट। इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है, और जो मेनिस्कस है वो कन्वेक्स होता है, और इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो फॉल कर जाता है, और ये भी अगेंस्ट द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिक्विड है और कैपिलरी ट्यूब है, दो आई टोल्ड यू कैपिलरी ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर, बट आई हैव टेकन ए मैग्नीफाइड व्यू, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ओके, और लिक्विड का मेनिस्कस कंटेनर में ऐसे कनकेव है और इसमें लेवल ऐसे राइज कर जाता है, और ये जो लोअर लेवल है मेनिस्कस का, यहाँ से हम देखते हैं कि लिक्विड कितना राइज कर गया एज कम्पेयर टू दिस लेवल। ओके, इसमें लिक्विड ऐसे है, और ऐसा कब होता है अगर आप वाटर और ग्लास का पेयर लेते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा लेस देन 90 होता है, और डीसी फोर्सेज जो है वो ग्रेटर देन कोएसिव फोर्सेज होता है। Liquid will rise in the capillary tube against the loss. This rise or fall, इसमें राइज किया। अगर आप सॉलिड लिक्विड दूसरा पेयर लेते हैं, इसमें लिक्विड वॉल्स को गीला नहीं करता, मेनिस्कस कन्वेक्स है, लिक्विड का लेवल फॉल कर जाता है, यहाँ से इतना लेवल फॉल कर गया। This happened in case of mercury glass. Angle of contact of tubes होता है greater than 90, और cohesive forces they are greater than adhesive forces. Here meniscus is concave, here meniscus is convex. This happens in case of those liquids which do not wet the walls of the container while going up and down. As you see in case of thermometer, where you make use of mercury as a thermometric substance, so there is a very capillary tube. तो mercury हम थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर अगर किसी को होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, तो उसे लेवल राइज करता है।
एक्सपेंशन होती है, और वो जो मर्करी राइज कर रहा है बड़ी नैरो ट्यूब होती है, उसमें मर्करी का लेवल देखने के लिए कि कितना बुखार है आदमी को, मर्करी कहाँ राइज कर गया, किस लेवल तक पहुँच गया, 100 डिग्री फारेनहीट है या 101 डिग्री फारेनहीट है, तो उसमें बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ता है। हालांकि मर्करी बड़ा शाइनिंग है तो उसका राइज और फॉल आपको बड़ा इजीली विजिबल है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब है, ट्यूब इज वेरी वेरी नैरो बोर और मर्करी बहुत डेंस है, उसमें वो राइज किया जाता है, राइज करता है, फॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ इन केस ऑफ मर्करी एंड ग्लास पेयर of solid liquid, the angle of contact is obtuse angle more than 90, meniscus is convex, and inside pressure is more than outside pressure. Outside atmospheric pressure, okay, और ये जो ट्यूब है, though it is a capillary tube, but I told you that I have shown a magnified view of the capillary tube, बड़ा करके दिखाया गया। तो इसमें लेवल राइज कर गया, इसमें फॉल कर गया, ये वो केस है जिसमें जो लिक्विड है वाइल गोइंग अप एंड डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब विल वेट द वॉल्स, और वेट करने की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस होंगे। एट माय पॉइंट, जब एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस बराबर हो जाते हैं तो ये लेवल बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और फिर कैपिलरी ट्यूब में नाइदर लिक्विड राइज ना फॉल्स, ना राइज करता है ना फॉल करता है, लेकिन इस केस में यहाँ राइज कर गया, यहाँ फॉल कर गया। ओके, तो वी विल ड्राइव एन एक्सप्रेशन कि टू व्हाट एक्सटेंट लिक्विड विल राइज एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइज ऑफ लिक्विड इन दिस केस, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन लिक्विड को ऊपर ले गया, और ग्रेविटी देखती रह गई, ग्रेविटी वेट है जो लिक्विड ऊपर उठा है उसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, लेकिन उस डाउनवर्ड वेट के कारण भी जो लिक्विड है ऊपर चलता जा रहा है, और कहाँ तक जाएगा, आफ्टरऑल यहीं जाके रुकेगा, और कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ जो वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन द कैपिलरी ट्यूब कंटेन्ड इन दिस हाइट एच, वो एक्टिंग डाउनवर्ड, वो बैलेंस करेगा किसको, जो फोर्सेस को ऊपर ले जा रहा था। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब बहुत नैरो होती है, तो जब उसे लिक्विड में डालते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर के केस में, तो जैसे पानी तो उतना ही जाएगा, पर क्योंकि वो नैरो है तो उसमें वो ज़्यादा शो नहीं होगा, ज़्यादा शो होएगा। तो वो तो डिपेंड करेगा ना आपने कौन सा पेयर लिया है। अब वाटर ग्लास ले रहे हैं, वाटर सिल्वर ले रहे हैं, वाटर सिल्वर के केस में थीटा 90 होगा और ये बिल्कुल प्लेन होगा, राइजर फॉल होगा ही नहीं। वो तो आपको बताया ना कि कौन डिसाइड करने जा रहा है, मेनिस्कस कनकेव है या कन्वेक्स है, वो कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या एडहेसिव कोहेसिव बराबर है, पहली बात। नंबर 2, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, प्लेज ए मेजर रोल। एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है या इक्वल टू 90 है या ग्रेटर देन 90 है, वो डिसाइड करता है मेनिस्कस की शेप कैसी है। ओके, तो वी हैव डिसाइडेड ए पेयर ऑफ वाटर एंड ग्लास, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इन अ कैपिलरी ट्यूब, level of what rises, and it rises against the laws of liquid pressure. There is a level difference. Here level is higher, here level is less. तो liquid should flow. As a matter of fact, liquid का क्या behavior है, उसका क्या nature है? It always flows from high level to low level. अब यहाँ level difference है, liquid flow ही नहीं कर रहा। अब उससे liquid क्या बात है, तो liquid के नियम नहीं मानता, high level to low level नहीं जाएगा, खत्म हो जाता। क्यों? तो मैं नहीं मानता। क्यों? तो यही तो कैपिलरी फिनोमिना है। कैपिलरिटी इज ए फिनोमिना इन विच लिक्विड आइदर राइजेस और फॉल्स इन ए कैपिलरी ट्यूब अगेंस्ट द लॉस। और यहाँ अगर लिक्विड राइज किया है, कारण क्या है? डीसी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, कोहेसिव फोर्सेस। और डीसी फोर्सेस में लिक्विड है और ग्लास है, जो कैपिलरी ट्यूब है इज मेड अप ऑफ ग्लास, उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है और वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट है। अनलाइक मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो डीसी फोर्स है, तो ज़्यादा है इस केस में, ले गया ऊपर। दूसरा, अगर यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, लेट मी रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन बाय P, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन P, and P acts along the tangent,
to the liquid meniscus at the point of contact. तो ये एंगल ऑफ कंटैक्ट है जो कि लेस देन 90, ये एंगल ऑफ कंटैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट और ये सरफेस टेंशन का फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द लिक्विड मेनिस्कस। ओके, और अगर ये सरफेस टेंशन का फोर्स है और आप डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पैरेलल लेंथ on either side of the imaginary line drawn on the free surface of the liquid at rest. And you also know that surface tension is always perpendicular to that imaginary line, but it is tangential to the liquid surface. So यहाँ liquid surface is concave, it is at this point of contact, surface tension acts along the tangent, an angle which the tangent at the point of contact makes with the this solid surface downward. वो एंगल ऑफ कंटैक्ट आप एंगल ऑफ कंटैक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले आपको बताया था। एंगल ऑफ कंटैक्ट इज द एंगल विच द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड मेनिस्कस एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट मेक्स विद द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड। ओके, फिर आपको ये बताया गया था एंगल ऑफ कंटैक्ट अक्यूज भी होता है, एक्यूज भी होता है, अफ्यूज भी होता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है, सॉलिड लिक्विड पेयर पे डिपेंड करता है। अब फोर्सेज भी डिसाइड करने लगे हैं, एंगल ऑफ कंडक्ट अक्यूट होगा, अफ्यूज होगा या 0 होगा या कितना होगा। ठीक है, फिर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो भी ये चेंज हो जाता है। और अगर हम इस कैपिलरी को टेढ़ा कर देते हैं तो एंगल ऑफ कंडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। ओके, सो यहाँ हमने ये देखना है कि ये लिक्विड इतना हाइट पे ऊपर उठा है, इससे आगे नहीं गया, लेकिन इसको कौन ले गया। अभी आप देखेंगे कि इसको ऊपर कौन लेकर गया। ये सरफेस टेंशन का फोर्स है, ये एक्शन है, इक्वल एंड ऑपोजिट इसका रिएक्शन होगा। सरफेस टेंशन तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो सरफेस टेंशन अगर ये अकेला फोर्स होता तो फिर ये तो इसके कारण तो ये नीचे जाता ना, को बैलेंस किया है। रिएक्शन है तो इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन है। ओके, तो अगर आप टी को रिजॉल्व करें, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, ये और ये टी को रिजॉल्व किया जाए तो टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा यहाँ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सरफेस टेंशन का टी साइन थीटा। ओके, एंड ऑल अलोंग द कैपिलरी ट्यूब liquid is in contact with. Okay, at every point surface tension will act along the tangent. Okay, तो यहाँ इस point of contact में भी surface tension इधर होगा, इसके इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होगा, इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर होगा, एक कंपोनेंट टी साइन थीटा इधर होगा। नो ऑल अलोंग द मेनिस्कस जो ये टी साइन थीटा कंपोनेंट्स है they get cancelled and T cos theta component they get added up, they are acting vertically upward, and it is this T cos theta component which is responsible for the rise of liquid in the capillary tube। तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, एवरी पॉइंट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पूरे मेनिस्कस के साथ साथ ये T cos theta component is acting at every point of contact in the upward direction। ओके, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अपवर्ड फोर्स इज टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, नंबर 1। इन दिस केस आई सपोज दैट दिस meniscus is perfectly hemispherical। It will mean कि जो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है और रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस both are equal। meniscus is perfectly hemispherical, ये हमने माना है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि मेनिस्कस हमेशा हेमिस्फेरिकल ही हो, इसका रेडियस हमेशा कैपिलरी ट्यूब के बराबर ही हो। अभी आपको सीन दिखाएंगे
जहाँ लिक्विड को अपना रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो जो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है उससे डिफरेंट होगा। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस तो फिक्स है, जो कैपिलरी ट्यूब आपको दी गई, जो आपने डिप किया और कितने लेवल तक वहाँ लिक्विड राइज किया तो फिक्स है। नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड वो फिक्स है, एंगल ऑफ कंटैक्ट फिक्स है, सरफेस टेंशन की वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना। अब लिक्विड कितना राइज करेगा, क्या आप सपोज करते हैं, मान लीजिए आप सपोज करते हैं कि यार लिक्विड मान लीजिए यहाँ 30 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करेगा, और जो आपको कैपिलरी ट्यूब दी गई है वो सफिशिएंट लेंथ की नहीं है, 30 सेंटीमीटर भी है, सपोजिंग लिक्विड इज गोइंग टू राइज बट ट्यूब इज ओनली 25 सेंटीमीटर हाइट, तो फिर 25 सेंटीमीटर राइज करने के बाद क्या होगा, क्या वो ओवरफ्लो कर जाएगा? उसको 30 तक राइज करना था, ट्यूब सिर्फ 25 सेंटीमीटर हाइट की है, तो 5 सेंटीमीटर और ऊपर जाना चाहता है, लेकिन स्पेस नहीं है, ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये भी आपको बताया जाएगा कि क्यों नहीं करेगा। आपने तो आइडिया लगाया कि ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट हाइट एंड द लिक्विड इज राइजिंग अप एंड अप एंड अप due to surface tension, and you suppose that if tube is of insufficient height, liquid should overflow, but actually it doesn't overflow. Liquid will adjust its radius of its meniscus. कैपिलरी ट्यूब का रेडियस नहीं एडजस्ट कर सकते, वो तो फिक्स है, लेकिन जो मेनिस्कस है अभी हमने माना हेमिस्फेरिकल है, वो ऐसे कर्वेचर ले लेगा और इधर कर्वेचर ले लेगा, ओवरफ्लोइंग को रोकेगा। उसका कारण बताया जाएगा, अभी हम प्रूव करेंगे। पहले हम ड्राइव करना चाहते हैं कि ये कितने हाइट तक राइज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो एच का एक फार्मूला होगा, एच इज इक्वल टू 2p cos थीटा ओवर आर रो जी, विच इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कंटैक्ट, आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एंड हियर it is also radius of the meniscus. Meniscus is supposed to be perfectly hemispherical. Or rho is the density of the liquid, and G is the value of acceleration due to gravity at this place. इसको हमने एक नाम दिया ascent formula. Ascent formula. And here theta is less than 90 and cos of angle less than 90 is a positive. First quadrant, theta will lie in the first quadrant, so cos will be positive, h will be positive. h positive means ये राइज करेगा। और अगर आप ये केस लेते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 लेते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ जाता है, तो cos in the second quadrant is negative. Okay, other factors are same, surface tension वही है, radius of कैपिलरी ट्यूब वही है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वही है, जी भी वही है, सिर्फ थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, कॉस अप्यूज एंगल का नेगेटिव होता है, एच नेगेटिव आ गया। एच नेगेटिव मीन इंस्टेड ऑफ राइज देट विल बी फॉल, तो यहाँ लिक्विड का लेवल नीचे गिर जाएगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड लेवल। यहाँ भी लेवल डिफरेंस है, लेकिन लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा। तो जिसमें फॉल किया, इसमें राइज किया, ऐसा केस भी आपको बताया जिसमें ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। वो कब, जब थीटा 90 होगा, वो कब, जब वाटर और सिल्वर का केस लिया जाएगा, तब मेनिस्कस हॉरिजॉन्टल होगा, नाइदर कनकेव नॉर कन्वेक्स, नाइदर लिक्विड विल राइज नॉर इट विल फॉल। थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। So I am taking this case, which is a case of liquid which will wet the walls of the container like water. I have taken water glass fluid. It is less than 90 and its force greater than cohesive. Meniscus shape is concave, and in this case liquid will rise. To what height it will rise, that is given by this relation, and this relation is called ascent formula, and we are going to derive this formula. कि कहाँ से आया? ओके, अभी हमने कारण देखा, लिक्विड को ऊपर कौन ले गया, P cos थीटा। Surface tension is responsible for rise of liquid. Okay, and surface tension is a force acting per unit length, or T cos theta is acting all along the
all along those points which are in contact with the capillary tube. ठीक है ना? तुम तो पूरा लिक्विड कंडक्ट में, जैसे ग्लास लेते हैं या ब्यूरेट लेते हैं तो उसमें लिक्विड डालते हैं, वो तो फिर चारों तरफ कंडक्ट में है. ओके, तो यहाँ ये फोर्स एक्टिंग करंट लेंथ है और टोटल लेंथ अलॉन्ग विच दिस फोर्स इज एक्टिंग वो है 2πr. So this force which is acting upward is responsible for the rise of liquid. Okay? अब जो राइज करता गया इस हाइट पर जाके राइज रुक गया. या क्या हुआ, क्यों रुक गया? सरफेस सेंटर तुम इससे ऊपर नहीं ले जा सकते उसको. बोला नहीं, अब जो लिक्विड राइज किया है एच हाइट में, जो लिक्विड है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसने इस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम आ गया और सरफेस सेंटर हार मान गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले जाता. तो इसको किसने बैलेंस किया? वो बैलेंस इसको करने वाला कौन है? वेट ऑफ द लिक्विड रीजन above the free surface of liquid. फ्री सरफेस ये है, यहाँ से इतनी हाइट पर लिक्विड राइज किया. लिक्विड यहाँ भी है, हमने हाइट यहाँ से ली है लोअर मिनिस्कल, लेकिन लिक्विड यहाँ भी है. Okay, let us find out first of all volume of the liquid जो राइज किया है. एक तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन हाइट h प्लस सम लिक्विड इज कंटेन्ड हियर आल्सो, यहाँ भी है लिक्विड. ओके, ये यहाँ कितना लिक्विड है? यहाँ अगर तो ये पूरा हेमिस्फीयर भरा होता, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. क्यों? हमने माना हेमिस्फेरिकली, मिनिस्कस इज टोटली परफेक्टली हेमिस्फेरिकल. हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है, आधा नींबू का हाइट कितना है? कितना नींबू का रेडियस है. ठीक है ना? ये हेमिस्फीयर है. अब हेमिस्फीयर में लिक्विड कितना है? ये पूरा हेमिस्फीयर लिक्विड से भरा हुआ नहीं है. ओके, तो फिर कितना लिक्विड है? सिर्फ इस पोर्शन में लिक्विड जो इस पोर्शन में है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेंडर ले लो, ये रेडियस, ये हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाता है ना एक सिलेंडर का जिसकी हाइट आर है. सिलेंडर में हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, उसमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू आर होता है. यू गॉट द पॉइंट? ठीक है कि नहीं? अच्छा, प्लस ये जो हाइट, इतने हाइट में लिक्विड है, तो यहाँ आ गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रीजन अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. वो कितना है? हम वेट निकालने पहले वॉल्यूम निकालने हैं. पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो वो वॉल्यूम है विच इज कंटेन्ड इन द हाइट एच, प्लस आई एम टेकिंग द लिक्विड कंटेन्ड इन दिस पोर्शन. ओके, so that is equal to the volume of the cylinder of radius r. ताकि पूरे का पूरा यहाँ से पूरा भरा होता है वाटर से. ये पोर्शन सिलेंडर होता है ना विद हाइट आर, रेडियस भी आर होता, हाइट भी आर होता, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता इंटू हाइट आर होता, तो उसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू आर होता, माइनस जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में खाली पड़ा है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. You got this point? What is the weight? हम वेट निकालने, अभी तो हमने वॉल्यूम निकाली है, सिर्फ वॉल्यूम आई है. अब इसको फिर रो से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल बी मास, फिर इंटू जी करेंगे विल बी वेट. ओके, and there is a tussle between these two forces.
The weight of the liquid which has risen above the free surface acting downward and surface tension force which is acting upward. इन दोनों की लड़ाई चल रही थी. अब कहाँ जाके बैलेंस हुए, ठीक है ना. और जब वो बैलेंस हुए लिक्विड ऑलरेडी इतनी हाइट तक राइज कर चुका है, और उसके बाद जो डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी और जो अपवर्ड फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दे एक्जैक्टली बैलेंस ही है. तब इक्विलिब्रियम आया, लिक्विड का राइज करना बंद हुआ. सर अगर पाइप छोटी होगी तो भी ओवरफ्लो नहीं होगी. अभी बताएंगे, ठीक है ना. वो क्वेश्चन अभी आप बताया जाएगा कि ओवरफ्लोइंग क्यों नहीं होगी. ओके, तो पहले ये देख लो कि क्या कंडीशन है, फार्मूला कहाँ से आया कि यहाँ राइज किसने किया, तो सरफेस टेंशन, जो P cos थीटा कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो ये फोर्स था. और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट ऑफ द लिक्विड है विच हैज रीजन अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो ये हमने पहले वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम कंटेंट इन द हाइट h प्लस यहाँ जो वॉल्यूम है लिक्विड की, वो हमने माना कि जब सारा भरा होता है तो ये सिलेंड्रिकल होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू आर. ये तो तब जब पूरा भरा होता है तो वॉल्यूम ये होती है. उसमें हेमिस्फीयर खाली पड़ा है, 2/3 पाई आर क्यूब खाली पड़ा है, बाकी लिक्विड है. तो कितना आया ये, यहाँ देखो आप इक्वेशन जो बनेगी, यहाँ आपकी इक्वेशन ये बनेगी P cos थीटा इंटू 2 पाई आर, ये तो है अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड वेट ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी. तो पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, इट विल गिव यू 1/3 पाई आर क्यूब. ठीक है ना. तो पाई आर स्क्वायर एच में ये ऐड कर दो. अब क्या आएगा, P cos थीटा इंटू 2 पाई आर विल गिव यू, यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, तो h प्लस r/3 इंटू रो इंटू जी. ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन h. तो सिंप्लीफाई करो, पाई से पाई गया, एक r इधर से गया, इधर आपके पास आया 2P cos थीटा, ये r बचा है वो नीचे आ जाएगा, ये रो और g नीचे आ जाएगा, और ऑन दिस साइड यू विल गेट h प्लस r/3. ओके, then you see the definition of capillary tube. Capillary tube is a tube of very narrow bore, open at both ends and having uniform cross section. Very narrow means the radius of the capillary tube is very small. Therefore you can ignore this factor. Otherwise height कितनी आनी थी, h is equal to 2t cos theta r rho g minus r/3. Clear? No, r/3 is very small, so we can neglect it. We will be left with this, h is equal to 2t cos theta by r rho g, and this is called ascent formula. Okay. In driving this relation, we have supposed the meniscus, the shape of the meniscus is totally hemispherical. Okay. In that case, we have taken the radius of the capillary tube is equal to radius of the meniscus. Clear? Now the question is कि ये हाइट जितना लिक्विड राइज करना चाहता है, हमारे पास मान लीजिए जो ट्यूब इतनी हाइट की नहीं है, दैट मीन्स ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, एंड लिक्विड वांट टू राइज टू ए हाइट मोर देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, देन व्हाट विल हैपन, इस साइड के लिक्विड विल ओवरफ्लो, बताइए से लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो,
liquid will adjust the radius of its meniscus to avoid overflowing. For example, if R is the radius of the capital tube and capital R is the radius of the meniscus, in this case we have taken दोनों equal है, R is equal to R. Radius of meniscus and radius of capital tube both are equal if meniscus is perfectly hemispherical. But if meniscus is not hemispherical, then this is the radius of the capital tube and this is the radius of the meniscus. Both are relative to each other. R over R is cos theta. ये meniscus मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे, this is not hemisphere, ऐसे हो गया, ऐसे करके शेप होगी इसकी. ये रेडियस ऑफ कैपिटल ट्यूब तो सेम रहेगा, लेकिन मेनिस्कस जो पहले परफेक्टली हेमिस्फीयर था अब वो अपनी शेप चेंज करता जा रहा है. ओके, और ये उसने रेडियस इसका ये आर चेंज होता जा रहा है, फिक्स नहीं होगा. रेडियस ऑफ कैपिटल ट्यूब और रेडियस ऑफ द मेनिस्कस दोनों इक्वल होंगे तो ये रिलेशन है. लेकिन अगर ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट की होगी तो ओवरफ्लोइंग ऑफ लिक्विड नहीं होगा. जो लिक्विड का मेनिस्कस है ये अपनी शेप चेंज करता रहेगा, अपना रेडियस एडजस्ट करता रहेगा और ज़्यादा नीचे ताकि ओवरफ्लोइंग को रोक सके. तो ये इन दोनों में ये रिलेशन होगा. अगर आप इसमें आर की जगह आर cos थीटा लिख देते हैं यहाँ, इसमें पुट कर दो तो जो हाइट आएगी दैट इज 2t cos थीटा ओवर आर. आर की जगह ये लिख दो आर cos theta and rho into g, cos theta will get cancelled. Now r into h will be 2t over rho g and this right hand side is totally constant, 2t over rho g, and on this side you have a product of r and h. It will mean the product of H and R. H is the radius of the meniscus, H is the height to which liquid has risen in the capillary tube. This product has to be constant because surface tension is fixed, density of the liquid is fixed, value of D at a place is fixed, the right side is totally constant. Okay, or if H is less than the required height, so फिर R will have to adjust itself. It means आप ये करेंगे इसमें कि R1 H1 will be equal to R2 H2 if H2 is less than H1. If height is insufficient, then radius of the meniscus will adjust itself. meniscus और कर्वेचर लेता चला जाएगा और कर्वेचर लेता चला जाएगा और रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन वो ओवरफ्लोइंग नहीं होगी. उसका कारण क्या है कि R into H has to be constant. मेनिस्कस की डेप्थ बढ़ती जाएगी. यस, तो शेप चेंज करता चला जाएगा, लिक्विड को ओवरफ्लोइंग से रोकेंगे. सर पाइप छोटी उस केस में भी हो गया सर. या असेंट फार्मूला, हम अगर ये केस लेते हैं तो असेंट की जगह डिसेंट है, फॉल होता है. ठीक है ना, इसमें लिक्विड लेवल फॉल कर जाता है क्योंकि एंगल ऑफ कंडक्ट अप्यूज होता है और कॉस जो है सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है. एच नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एच मीन्स डेप्थ और पॉजिटिव एच मीन्स हाइट और एच जीरो. अगर थीटा 90 है, यहाँ लुक एट दिस रिलेशन, अगर एंगल ऑफ कंडक्ट 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, एच जीरो है, ना हाइट ना डेप्थ ना राइज ना फॉल. जितना आउटसाइड लेवल है इतना ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल मिलेगा, डिफरेंस नहीं होगा. लेवल में डिफरेंस वहाँ मिलेगा जहाँ एंगल ऑफ कंडक्ट आइदर लेस देन 90 होगा और ग्रेटर देन 90. नंबर 1. नंबर 2, या राइज और फॉल उस केस में होगा जहाँ एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएंगे. आइदर एडिसिव विल बी मोर और कोहेसिव विल बी मोर.
And if adhesive and cohesive forces, they are exactly same, equal, then neither rise nor fall. Why? Because in that case theta will be 90. In that case level will be horizontal, neither concave nor convex. Okay, I told you all different situations in which case what is going to happen. एंगल ऑफ कंडक्ट जो है वो में डिसाइड करने जा रहा था, हाइट ऑफ राइज होगा कि फॉल होगा या कुछ नहीं होगा, तो तीनों पॉसिबिलिटी आपने एक्सप्लोर कर ली। फिर जब ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट की है तो ये रिलेशन करता है कि ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है जो कि फिक्स है, लेकिन ये रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, ये चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा? कि हमने जब इनका रिलेशन देखा आर ओवर आर इज कॉस थीटा, तो आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जब यहाँ हमने डाली स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा, तो थीटा तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, ये जो आप ये अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। अब थीटा क्या अप्यूज कुछ भी हो, ये आर इंटू एक्स ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। अगर हाइट इनसफिशिएंट है तो फिर मेनिस्कस को अपना रेडियस एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ? व्हाट इज ए कैपिलरी ट्यूब? आई टोल्ड यू इट इज ए ट्यूब, वेरी नैरो बोर, ओपन एट बोथ एंड, ओके, एंड इट हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और इसमें राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। ये कैपिलरी एक्शन है, राइज होना या फॉल होना कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का, या ये इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरिटी है। कैपिलरिटी इज ए फिनोमिना, कैपिलरी इज ए ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर, ओपन एट बोथ एंड्स, having uniform area, but capillarity is a phenomena due to which either liquid rises or falls in a capillary. And you know the reason why liquid rises or falls. It is due to surface tension. E cos theta component was responsible for the rise of liquid in the capillary in the case when liquid floods the valve of the container. Okay? तो ये फिनोमेना जो कैपिलरी एक्शन जो है, इसको कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, कैपिलरिटी भी कहते हैं। कैपिलरिटी एक फिनोमेना है, कैपिलर एक्शन भी एक फिनोमेना है, जिसमें लिक्विड का कैपिलर ट्यूब में राइज या फॉल होना अगेंस्ट द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। ओके, अब डेली लाइफ में आप क्या देखते हैं? आप लैंप जलाते हैं, मान लीजिए फ्रेम है, यहाँ लैंप का विक है और यहाँ मान लीजिए लैंप है, ऐसे लैंप है, ये इसमें ऑयल है, घी है, ऑयल है, ओके, यहाँ फ्लेम है, ये विक है, ये फ्लेम है, ये ऑयल लैंप है, ऑयल का लेवल देखो, और जहाँ ये फ्लेम जल रही है, जहाँ विक है वो देखो, और इसके अंदर ये ऑयल जो है ऐसे राइज करता रहता है, विक में जाता रहता है, फ्लेम बर्न करती रहती है। ऑयल राइजेज इन द विक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, क्योंकि जो विक है उसमें जो कैपिलरीज बनती है, नैरो नैरो दो धागे बीच में आ जाए ना, आप इनको ऐसे मिला दो, हाँ जी, ऐसे इनको मिला दो, नैरो गैप आ गया, कैपिलरी बन गई, इसमें राइज करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो पोर्स है, जब हमें स्वेटिंग होती है ना, पसीना आता है, वो पसीना एक पोर्स के थ्रू बाहर आता है, क्योंकि जो पोर्स हैं ये हमारी कैपिलरी का काम करती है। कॉटन का टॉवल होता है, जब हम नहाते हैं तो बॉडी के ऊपर जो पानी होता है उसको हम साफ करते हैं टॉवल से, और टॉवल के जो धागे जो है दो कैपिलरी ट्यूब का काम करेंगे, उसमें वाटर राइज करेंगे। ब्लॉटिंग पेपर होता है, कहीं गिर के सक कर लेता है, कैपिलरी एक्शन है। ओके, अब जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो फार्मर होता है वो ये चाहता है कि गर्मियों में जो सॉइल का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे, उसको कैसे इवेपोरेट होने से बचाया जाए। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हमें मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर को कैसे रोका जाए, ज़मीन को सूखने से कैसे बचाया जाए। ठीक है, क्या होता है गर्मी में आप देखा होगा ज़मीन फट जाती है, जहाँ फट गई वो कैपिलरी एक्शन का काम हो जाता है वहाँ, और नीचे से पानी राइज करने लग जाता है। तो फार्मर कहता है यार कैपिलरी बंद कर दो ताकि नीचे से पानी ऊपर ना आए।
उसको रोका जाए। तो प्लाइंग ऑफ द फील्ड होता है, खेतों को हल चलाया जाता है, फिर उसको लेवल किया जाता है, कैपिलरिटी सब बंद कर दी जाती है ताकि जो सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन किया जाए। ओके, टावल वाला एक्शन आपको बताया, ये बताया। अच्छा, जो प्लांट है, प्लांट का जो एक रूट है, एक शूट है, जो रूट पार्ट है जो जमीन के नीचे है, वहाँ से वाटर प्लस जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुँचते हैं। एक कोलम होता है, एक जाइलम होता है, हमने बायो में पढ़ा होगा। यस सर। दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। एक तो जो वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स हैं उनको रूट से शूट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना कोलम का काम है। और जहाँ प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया है और उस फूड को डिफरेंट ब्रांचेस तक पहुंचाना वो जाइलम का काम है, ठीक है ना। दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। प्रिपेयर्ड फूड को क्योंकि किचन में खाना बनता है, लेकिन लोग ड्राई रूम में बैठ के किसी रूम में बैठ के खाना चाहते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे वो मेट लेके जाती है, चाहे हाउस वाइफ लेके जाती है, खाना बच्चा कहीं बैठा है, प्रिपेयर कहाँ हो रहा है, तो करके एक एक मेंबर को खाना चाहिए, तो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, या तो मेट को कह देंगे कि खाना वहाँ पहुँचा दो, ठीक है ना। या शादियों में भी ऐसा होता है कि कहाँ वर्कशॉप है जहाँ खाना बन रहा है और वेटर कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, टेबल से जा रहे हैं, वहाँ खाना कम हो गया तो वहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ प्रिपेयर हो रहा है। तो जाइलम फ्लोएम ये प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और यहाँ कैपिलरी एक्शन क्या है, जो प्लांट का या ट्री का जो स्टेम है, ठीक है ना, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, नैरो नैरो गैप बनते हैं और वो जो वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रूट से वो स्टेम के थ्रू होते हुए शूट के डिफरेंट पार्ट तक जाते हैं। कैपिलरी एक्शन है। कहीं ज़मीन मान लीजिए कहीं ये जो आपकी दीवार है कहीं से भी गीली हो जाए तो धीरे धीरे वो स्प्रेड करता रहता है मॉइस्चर, क्योंकि जो ब्रिक है उसमें भी कैपिलरी बन जाती है और उसमें लिक्विड से आगे बढ़ना, राइज करना शुरू हो जाता है। ये कैपिलरी एक्शन है। तो ये तो आपके डेली लाइफ में आप देखते ही हो कि कैसे ऑयल राइजेज इन द विक ऑफ ए लैम्प। यहाँ जो विक के जो धागे हैं उनमें कैपिलरी ट्यूब बनती हैं, वहाँ कैपिलरी एक्शन होता है और ऑयल राइज करता है, अभी होता है लॉज ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, तो ट्रैवल का भी ये काम है। और रूट्स से भी जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट जो भी शूट के डिफरेंट पार्ट तक जा रहे हैं, तो स्टेम जो है, स्टेम के अंदर कैपिलरीज बनती है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन किया जाए, उसको मॉइस्चर को उड़ने से रोका जाए। तो फिर क्या करता है फार्मर, वो उसकी प्लाइंग करता है, प्लाइंग के बाद फिर उसको लेवलिंग करता है। लेवलिंग से क्या होता है, जितनी कैपिलरीज है सब बंद कर दी जाती है, कैपिलरी एक्शन रोक दिया जाता है कि पानी राइज ही न करे और जमीन की जो मॉइस्चर है वो मेनटेन रहे। ऐसे कई एक्शन, कैपिलरी एक्शन आप देखें नहीं अपनी लाइफ में। में पॉइंट, तो ये जो भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड की बायंसी भी हो गई, विस्कोसिटी भी हो गई, सरफेस टेंशन भी कम्प्लीटली हो गई। आप हम स्विच आउट टू द नेक्स्ट टाइम, ठीक है।